अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हम नॉवल पढ़ रहे थे हयाम। आइए पढ़ते हैं अपने नॉवल की तरफ। अरबी को किरण मुस्तफा साहब के कमरे पर दस्तक देती अंदर आई। कमरे में जलती लाइट्स वहां मौजूद अफराद के जागने की चुगली खा रही थी। मुस्तफा साहब को सलाम करती वो बेड पर सोई हुई हयाम की जानिब तवज्जो हुई। हस्बे मामूल किरण सर से पांव तक चादर में छुपी हुई थी। अरे ये तो सो गई। हाँ, ये इसके सोने का टाइम था ना। बचपन से अपने वक्त पर सोने की पाबंद है। मजाल है कि कभी ऊपर जागी हो। नाना बेगम के यूं कहने पर किरण मुस्कुराई। नहीं, दरअसल अब तो रात देर तक जागती है और हमें भी अपने साथ जगाए रखती है। किसी को सोने ही नहीं देती। नाना बुखारी हल्का सा मुस्कुराई। उनकी बेटी सच में ही बदल गई थी। उन्हें ये दुख ही खत्म होने को ना आ रहा था। अब सो गई है तो सोती रहे। किरण उसे देखती जाने ही लगती जब हयाम आवाज सुनकर हल्का सा कसमसाई और अपनी बोझल आंखें खोलकर इर्द गिर्द देखने लगी। किरण को देख उठ बैठी। खैरियत है तुम यहाँ? हाँ, तुम्हें देखने आई थी। तुम सो गई थी तो बस जाने ही लगी थी। कोई काम था? मालूम ही नहीं आज आंख कैसे लग गई। हयाम उसे कहते ही बेड से बैठ गई और वो अपनी शॉल अपने गिर्द मजबूती से खींचती उसे तकने लगी। शामिर भाई ने तुमसे बात करेंगे, छत पर हैं। किरण का इशारा समझकर वो वहां से सर हामी हिलाती हुई कमरे से निकल गई। अब उसका रुख ऊपरी सीढ़ियों की जानिब था। छत का दरवाजा खोलती वो बाहर निकली। शामिर वहीं रखी कुर्सियों में से एक पर बैठा था। हयाम खामोशी से उसके बराबर जा बैठी। वो उसकी आमद से अनजान तो ना था। वो कुछ देर यूं ही बैठा आसमान को तकता रहा। तुम मिल लो उससे। उससे किससे? हयाम अनजान बनी रही। बादल से। खैरियत? हयाम के पूछने पर शामिर मुस्कुरा दिया। अपनी बात पर गौर किया तो वो खुद भी हंस दी। आज हवेली में सब हर एक से खैरियत की आगाही चाहते थे। वो ठीक नहीं है। तुम मिल लोगी तो बेहतर हो जाएगा। और इस बात की क्या गारंटी है कि मेरे मिल लेने से वो बेहतर हो जाएंगे? मैं इन्हें किसी बुरी याद की सूरत दुख भी तो बचा सकती हूँ। तुम जानती हो हयाम कि वो तुमसे कभी भी बागी नहीं हो सकता। मिल लो एक बार। वो खामोश हो गई। वो ठीक ही तो कह रहा था। कुछ देर बाद वो एक मरतबा फिर बोला, मुझे यकीन है तुम मेरी बात मान लोगी। वो खड़ा होकर उसके सर पर हाथ रखता वहां से चला गया। अब वो वहां अकेली मौजूद थी। सियारात पर फैली तारीख तन्हाई उसे बेचैन करने लगी थी। सहरी के वक्त एक मरतबा फिर हवेली रोशनियों से जगमगाने लगी। वर्जी खाने की हालत देखने लायक थी। मशीरा भी बाकी मुलाजमों के साथ तैयारी कर रही थी, जबकि लड़कियां कैसे पीछे रह सकती थी। मुस्तफा साहब, वकार शाह और इमरान बुखारी के हमरा मर्दान खाने वापस जा चुके थे, जबकि शाहमीर और बाजल का इरादा सबके साथ खाने पीने का था। और सब लड़कियां तो सर से लेकर पांव तक खुद को चादरों में ढके हुए थी, जबकि मशल और परीशे का ऐसा कोई पर्दा न था। बरामदे में सब बैठे खुश गपियों में मसरूफ थे। आहिस्ता आहिस्ता नीचे जमीन पर दस्तरखान सजाया जा रहा था। जब सब कुछ लग चुका तो वो सब भी बारी बारी आकर बैठ गई, सिवाय हयाम के। वो ना जाने कहाँ थी। सब खाने में मसरूफ थे। हयाम अभी तक बादल के सामने न आई थी। कुछ देर ही गुजरी थी जब हयाम कॉफी का मग पकड़े वहां आई। आते ही बोलना शुरू हो चुकी थी। इधर उधर देखना तो उस पर जैसे फर्ज था ही नहीं। शामिर भाई, मैं आपको ये आखिरी मर्तबा बता रही हूँ, ये कॉफी अब मजीद इस हवेली में नहीं बनेगी। तौबा करें, सहरी के वक्त तो छोड़ दिया करें। मैं बता रही हूँ, अब जब भी पीनी होगी तो रमजान के बाद। कहती हुई वो शामिर के मुकाबिल झुकी और कॉफी का मग उसके सामने रखती सीधी हुई। उसकी नजर सीधा बादल पर जा रुकी थी, जो कि बेहिस हरकत उसे ही देख रहा था। अच्छा मेरी माँ, बस ये आखिरी दफा, लेकिन बेफिक्र हो तुम, ये ड्यूटी सदा तुम ही निभाने वाली हो। वो हयाम को देख मुस्कुरा रहा था, जो उसे कहाँ देख रही थी। अस्सलाम वालेकुम। हयाम ने बादल को सलाम किया, जिसने सर झुकाए खामोशी से उसके सलाम का जवाब दे दिया था। आओ बैठो। शामिर ने उसे इशारा करते हुए अपने करीब ही बिठा लिया। सहरी से फारिग होकर फजर की नमाज अदा कर सब अपने अपने कमरों को जा लिए थे, सिवाय अम्मा बेगम और हवेली की औरतों के। उनकी सुबह हो चुकी थी, सोने का सवाल ही पैदा ना था। हयाम बरामदे से उठकर बादल के कमरे की जानिब चल दी। कमरे से बादल की आवाज बाहर तक आ रही थी। यकीनन वो सोया नहीं था। दरवाजा खुला था। वो दस्तक देकर वहीं खड़ी रही। मकसद उसे मतवज्जो करना था, जो पूरा हो गया था। बादल के साथ साथ प्रीशे का रुख भी उसकी जानिब था। मैं आ जाऊं? बादल ने महज उस बात में सर हिलाया। वो कदम कदम चलती उसके मुकाबिल उसके सामने दो जानो बैठ गई, जो कि बेड के किनारे पर टिका था। हयाम ने बादल के हाथ थामकर उन पर अपना माथा टिका लिया। वो खामोश आंसू बहाने लगी। ये उसका माफी मांगने का तरीका था। उसे मान था कि वो उसे माफ कर देगा। कैसा रिश्ता था कि वो अपनी गलती जानते बूझते उसने मुंह मोड़ लिया था।
लेकिन अब खुद ही दिल के हाथों मजबूर होकर आ गई थी। उसे यकीन था कि वह नाराजगी भुला देगा। कैसा यकीन था? बादल अपनी जगह खामोश बैठा था। उसके आंसू टप टप हयाम का दुपट्टा भिगो रहे थे। भाई, हयाम ने सरगोशी की सूरत उसे पुकारा। माफ कर देना यार। उसने अपना चेहरा उठाया जो कि आंसुओं से तर था। तुमने ऐसा कहा भी कैसे हयाम? तुम्हारा मेरे बाप से कोई रिश्ता नहीं था, उससे कोई ताल्लुक नहीं था, तो मुझसे कैसे हो सकता है? वो तड़प कर एक मतलब फिर उसके बाजुओं से सर टिकाए रो दी। अब उसके रोने में शिद्दत थी। ऐसा नहीं कहें प्लीज, आप जानते हैं ना मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत आपसे है। नहीं, मैं नहीं जानता, मैं तो कुछ भी नहीं जानता, तुम्हें भी नहीं पहचानता। और गौर से देखो मेरी जगह अब कोई और बैठा है, वो भी बड़ी शान के साथ। बादल का इशारा शामिर की जानिब था। उसे ये बर्दाश्त ही ना था कि हयाम उसके बराबर किसी दूसरे को बिठाए। माफी मांग तो रही हूँ भाई, माफ कर देना। आप तो मेरी हर गलती माफ कर देते थे, अब भी कर देना। ऋषि इतने में मशल को बुला लाई थी। उसे डर था कहीं बहस ही ना हो जाए, लेकिन भूल गई थी जो शख्स उसकी गैर मौजूदगी में उसके लिए लड़ सकता था, उससे कैसे लड़ सकता था। देखिए, आप कुछ ना बोले तो मेरा दिल बंद हो जाएगा, मैं मर जाऊंगी भाई। हयाम की ये बात बादल को तड़पा गई थी। वो तो उससे हजार गलतियों और कोताहियों के बावजूद जान से प्यारी थी। बादल ने उसे उठाकर अपने बराबर में बिठाया। वो उसके सीने से लगती हिचकियों समेत रो दी। उसका रोना वहां मौजूद मशल और प्रिशिया को भी रुला गया था। बस कर दो हयाम, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे अजियत मत दो। वो मुश्किल बादल से अलग होती, आंसू साफ करती एक मरतबा फिर पूछने लगी, आप नाराज तो नहीं है ना मुझसे? आंसू तो फिर से बहने को बेताब थे। नहीं, तुमसे तो पहले भी नहीं था, तुमसे कैसे हो सकता हूं? शिकवे तो अब भी हैं, लेकिन बहुत से, लेकिन फिर भी। उसका अंदाज साफ ऐसे था जैसे कि किसी दूसरे की मौजूदगी में बात करना उस पर हराम हो, उसके लिए गुनाह हो। हयाम उन दोनों को दरवाजे पर खड़ा देख सीधी होकर उठ बैठी। आप सो जाएं, फिर बात होगी। वो एक आखिरी नजर बादल को देख उन दोनों के बराबर से होती चली गई। खींच कर रात की दीवार पर मारे होते, मेरे हाथों में अगर चांद सितारे होते, हम एक दूजे को खुद हार दिया तो है यही, काश हम दुनिया से लड़ते हुए हारे होते। ये जो आंसू है मेरी पलकों पे पानी जैसे, इसकी आंखों से उभरते तो सितारे होते। यार, क्या जंग थी जो हार के तुम कहते हो, जीत जाते तो खसारे ही खसारे होते। इतनी हैरत तुम्हें मुझ पर नहीं होनी थी अगर तुमने कुछ रोज मेरी तरह गुजारे होते। ये जो लोग हैं एहसास में जलते हुए लोग, हम जमी जद ना होते तो सितारे होते। वो इस वक्त तन्हा लाउंज में बैठा था। उसके सामने मेज पर लैपटॉप पे गजल चल रही थी, साथ ही कुछ ऑफिस की फाइल्स बिखरी पड़ी थी। वो फजर के बाद से जाग रहा था, बल्कि वो सोया ही कब था। वो तो सबके जाते ही यूं ही एक जगह बैठा था, सिर्फ तमाश के लिए उठा और सहरी के नाम पर एक ब्रेड स्लाइस जूस का गिलास जो कि आसानी से उसे मिल गया था, फिलहाल कुछ बनाने की हिम्मत उसमें ना थी। वो कुछ काम ना कर पाया था, बहुत कोशिश करता काम में ध्यान लगाए, लेकिन उसकी सोचे थी कि बात मानने से इनकारी थी। गजल खत्म हो चुकी थी। एक मरतबा फिर काट खाने को दौड़ती खामोशी उसे बेचैन करने लगी। तन्हाई जब किसी के लिए नेमत होती है तो बहुत लोगों के लिए अजाब भी होती है। गहरी सांस भरता वो सोफे की पुष्ट से टेक लगा गया। न जाने कितनी देर वो यूं ही बैठा रहा। आंखें खोलकर सामने घड़ी पर टाइम देखा तो 6 बज रहे थे। फैसला करके वो वहां से उठ गया। उसके पास करने को कुछ ना था। आज उसने जल्दी ऑफिस जाने का इरादा कर लिया था। वहां तो शायद फिर आरएस हसन का ज़हन भटक जाता, लेकिन यहाँ बैठे बैठे वो पागल होने के करीब था। दोपहर में किसी वक्त वो अपनी माँ को ढूंढते हुए उनके कमरे में गई तो निदा बेगम पहले से ही वहां मौजूद थी। वो जबरदस्ती की मुस्कान से जाए ने सलाम करते हुए अंदर आ गई, जबकि नायला बेगम वहां मौजूद ना थी। नायला परी के पास गई है, आती होगी। हयाम के अंदाज में झिझक नुमाया थी। बहुत हिम्मत करके वो उनके पास गई और उनके करीब बैठते ही इन्हें देखने लगी। वो कितनी कमजोर हो गई थी ना, वो पहले जैसी तो ना थी, और हो भी कैसे सकती थी। उनकी दुनिया लुट गई थी। उनके कदमों तले मौजूद जमीन बदल गई थी। ताई अम्मी, अल्फाज ढूंढने से भी ना मिलते थे। इसके रिश्तों में कितनी दूरियां आ गई थी। वो वही थी जिनसे वो हर बात बिना किसी डर, बिना किसी सोचे समझे कह दिया करती थी। और आज वो कितना कुछ कहना चाहती थी। उनके दरमियान कितनी बातें थी करने को, कितने शिकवे थे, कितनी शिकायत थी, लेकिन अल्फाज नहीं थे, लब सिले थे, सिर्फ खामोशी थी।
मुझे मालूम है आप नाराज हैं मुझसे। हिम्मत करके उसने बोलना शुरू किया। नीता बेगम बोलने लगी, लेकिन हयाम ने इन्हें मौका ना दिया। और नाराजगी आपका हक है, लेकिन फिर भी मैं अपनी सफाई में कोई तावीलें नहीं दूंगी। उनका कोई जवाब ही नहीं, क्योंकि वक्त गुजर चुका है। आंसू बहने लगे थे। लेकिन फिर भी मैं सिर्फ आपसे माफी मांग सकती हूँ, वो मेरे बस में है। आप मुझे माफ कर दें। वो कुछ बोलने और कहने से पहले ये याद कर लें कि मैं वही हयाम हूँ जिससे आपने बहुत मोहब्बत की है। कभी मैं वही हूँ जो आप ही आपकी इज्जत करती है। बहुत मोहब्बत करती हूँ आपसे। माफ कर देंगी ना आप? हाथ की पुछ से आंसू साफ करती हुई इन्हें तकने लगी। उनकी भी आंखें नम थी, आंसू बहते जा रहे थे। मैं आपके साथ जबरदस्ती नहीं करूंगी। जो कुछ मैं कर गुजरी हूँ, आपके पास हक है कि मुझे माफ ना करने तो उत्कार दे, मुझे थप्पड़ भी मार ले, अपना सारा गुस्सा निकाल ले। बस मुझसे वादा करे कि कभी ना कभी मुझसे राजी हो जाएंगी आप। मैं आपके 100 मरतबा धुतकारने पर भी आपके पास आ जाऊंगी। हयाम, बस कर दो मेरा बच्चा। नीता बेगम ने उसे खामोश करवाकर खुद में समेट लिया था। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे नाराज हो सकती हूँ? तुम बताओ, मैं कैसे खफा हो जाऊं तुमसे? मेरी जगह तुम्हारे ताया होते तो ये जो तुमने माफी मांगी है, इसकी नौबत ही नहीं आनी थी। मैं उन्हें कैसे नाराज कर सकती हूँ? हयाम बहते आंसुओं के साथ उनके गले लग गई। ताया जान मेरे बारे में कुछ तो कह रहे होंगे ना। जब वो आगे उसके अल्फाज साथ नहीं दे रहे थे। मुझे रोज कहते थे मेरी हयाम से बात करवा दो, उससे कहो एक आखिरी मर्तबा मुझसे बात करे, मुझसे मिल जाए। मैं तुम्हें कॉल करती तो तुम्हारा नंबर ऑफ जाता। मैं खाला अम्मा से बात करती तो मेरी हिम्मत ना होती कि तुमसे बात कर सकूं। मुझे लगा कि मेरे बेटे के दिए गए जख्मों की तकलीफ शायद ज्यादा है, जब तो तुमने मुड़कर नहीं देखा। वो मुझसे नाराज होकर गए हैं ना ताया जान? उसे एक नया दुख लग गया था। नहीं, वो तुमसे बिल्कुल भी खफा नहीं थे। लेकिन हयाम, तुम्हारे ताया की ख्वाहिश थी कि वो जा रहे थे, तब भी मुस्तफा और अरस को न जाने किन अल्फाजों में ये कहकर गए कि हयाम को मेरी बेटी बना देना। आपको उन्हें बताना चाहिए था ना ताया अम्मी कि मैं उन्हीं की बेटी हूं। वो मेरे बाबा थे। नहीं हयाम, वो तुम्हें अरस के साथ देखना चाहते थे। मुझसे आखिरी वक्त में हमेशा कहते थे कि देखना, मैं हयाम को बना लूंगा अपनी बेटी के नाम के साथ। मैं अरस का हवाला जरूर दूंगा एक दिन। हयाम के बहते आंसू थम गए। आप ये क्या कह रही हैं? ये कैसे हो सकता है? हयाम, तुम्हारे ताया की आखिरी ख्वाहिश थी ये, तुम पूरी नहीं करोगी। हयाम के अल्फाज मजीद अनकारी हो गए। वो दम साधे बैठी थी। वो कैसे कर सकती थी? और आरस हसन के अल्फाज जो उसके कहकर गया था कि वो हयाम को कैसे भूल सकती थी? ताईजान, आपके बेटे और मेरे दरमियान इतनी दूरियां आ चुकी हैं, इतनी गलत फहमियां कि उन्हें हल करने बैठे तो सारी जिंदगी दलीलें देते गुजर जाएगी। वो उठकर चल दी। दरवाजे पर उसकी मां खड़ी थी। हयाम, मेरे बेटे को तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं जानती हूं उसे बहुत अच्छे से। उसकी आंखें तुम्हें ढूंढती हैं हरसू। हम बड़ों की कोताहियों की सजा तुम मेरे बेटे को मत दो। वो नमांग हुसैन ने सुन अपनी मां को देखती वहां से चली गई। उसे तन्हाई चाहिए थी। एक सफर में कोई दोबारा नहीं लुट सकता। अब दोबारा तेरी चाहत नहीं की जा सकती। रमजान मुबारक का दूसरा अशा अपने इख्तिताम को पहुंचा। कल हयाम की सालगिरह थी। रात में सेलिब्रेट करने का शाहमीर और लड़कियों ने खासा एहतमाम कर रखा था। हयाम उन सब के मुतालिक कुछ ना जानती थी। वो आजकल खुद में अपनी जात में खोई हुई थी। पिछले एक हफ्ते में हवेली के बड़ों के दरमियान हयाम और आरिस से मुतालिक एक मरतबा फिर से बात होने लगी थी। वो जिस ज़हनी अज़ियत से बार बार अपनी जान छुड़वाना चाहती, वो बारहा आकर उससे लिपट जाती थी। हयाम के दिन रात मुसलसल सोचों में गुजर जाते। बासिल की तमाम नाराजगियां खत्म हो चुकी थी। अलबत्ता मशल और प्रीशिया को अब तक उससे बात करने का मौका न मिला था। पिछले कुछ दिनों से मौसम प्यारा हो गया था। फिजा में अनजानी सी महक थी जो उसकी घबराहट जायल कर देती। उस वक्त भी वो छत की मुंडेर पर टेक लगाए बैठी थी। आसमान पर बिखरे बादलों को तकते वो आने वाले वक्त कल का सोचने पर मजबूर थी। न जाने कब किरण उसके बराबर आ बैठी। तुम फिक्र मत करो। किरण के कहने पर हयाम ने झट से अपने साथ बैठे उसे देखा। मालूम नहीं था कि वो कब से वहां बैठी थी। किस चीज की फिक्र? किरण ने इसे यूं देखा जैसे कुछ जता रही हो। क्या चाहती हो तुम? एक मरतबा फिर किरण हयाम से मुखातिब हुई। कुछ भी नहीं किरण, मैं सब छोड़कर यहाँ आ गई हूँ।
तो वो इंसान मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा? मुझे वो नहीं चाहिए अब। हयाम के लहजे में बेबसी थी। अम्मा को जानती हो ना तुम? हयाम, तुम कितनी भी अजीज क्यों ना हो जाओ, वो मोहब्बत की इजाजत तुम्हें भी नहीं देंगी। उन्हें मोहब्बत से खौफ आता है। ये हवेली, यहाँ के लोग मोहब्बत से डरते हैं। मोहब्बत, इश्क, ये जो कुछ भी होता है उसके साए से भी बचकर चलते हैं। लेकिन किरण, अगर अम्मा को अपने भांजे की मोहब्बत ने मजबूर कर दिया तो? अगर ताया जान की ख्वाहिश? किरण उसके तमाम खदशात समझ गई थी जब भी उसकी बात काट दी। अम्मा तुमसे भी बहुत मोहब्बत करती हैं, वो तुम्हारी मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं करेंगी। हाँ, अगर वक्त पहले सा होता तो मैं तुम्हें कहती कि तुम डर को सीने से दबोचे कयामत के इंतजार में बैठ जाओ, लेकिन वक्त बदल गया है। अम्मा अपने असूलों को तुम्हारे लिए आग में झोंक रही हैं। तुमने देखा नहीं, महसूस नहीं किया? क्या महसूस नहीं किया? हयाम के सवाल पर किरण हंसी। पागल, जिस हवेली में मुलाजिम कभी सैयदजादियों के बराबर नहीं बैठते थे, आज वो बराबर बैठने लगे हैं। महज तुम गलती पर नहीं थी, हम भी थे। हमने सीखा है कि वो भी इंसान है। हमारे नाम और नसब और रुतबे से मोहब्बत, हमारी इज्जत अपनी जगह, लेकिन वो भी इज्जत के हकदार हैं। जिस तरह हमारी इज्जत का मुकाम उनका दिल होना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह उनकी जात के लिए हमारी बराबरी मायने रखती है। तुमने देखा नहीं, बशीरा भी अब बैठती हैं तो सबके बराबर ही बैठती हैं। हयाम खामोश हो गई। किरण ठीक ही तो कह रही थी, उसने देखा था, लेकिन वो इस कदर ज़हनी दबाव का शिकार थी कि कोई रद्द अमल ना देख सकी थी। हयाम मुस्कुराने लगी, उसके आंसू बह रहे थे। सादिया बिल्कुल ठीक कहती थी कि हयाम सबको बदल देगी, सबको। उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं था। अगर मेरी मर्जी के खिलाफ फैसला हो गया तो? एक मरतबा फिर खौफ तारी होने लगा। तो एक बात तुम ज़हन नशीन कर लो, इस हवेली की लड़कियां अब के तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएंगी, तुम्हारे आगे तुम्हारी ढाल बनकर खड़ी रहेंगी। हम, और अगर इसे बगावत कहते हैं, तो हम जिंदगी में पहली मरतबा बगावत के लिए तैयार हैं। किरण की बात पर हयाम हैरत के समंदर में गोते खाती उसे देखने लगी। क्या सच में वो सब इससे इतनी मोहब्बत करते थे? अगर हाँ, तो हयाम सा खुशनसीब कोई कैसे हो सकता था? वो असर की नमाज अदा करके बरामदे में आई तो सब वहीं थे। किरण और मनाहिल एक तरफ को बैठी प्रीशिया और मशल से ना जाने कौन सी बातें करने में मसरूफ थी, जबकि मनाल भी उनके साथ ही थोड़े से फासले पर बैठी थी। वो उन बातों में हिस्सा लेने का कोई शौक ना रखती थी। किरण ने हयाम को देखा तो उसे भी अपने पास बुलाया लिया, लेकिन वो सहूलत से इनकार करती बरामदे में अलग थलग से कोने में सतून से टेक लगाकर बैठ गई। मनाल अपनी जगह से उठकर हयाम के बराबर में आ बैठी। उसे हयाम ठीक ना लगी थी। क्या हुआ है? तुम्हारे चेहरे पर यह तासुर मुझे खौफ दिला रहा है हयाम। मनाल का इशारा हयाम के चेहरे पर छाए हुए खौफ की जानिब था। उसका चेहरा सफेद पड़ रहा था, लबों पर बार बार जुबान फेरती। वो उनको खुशकी को तर्क करने की कोशिश में हलकान हो रही थी। कुछ नहीं। उसके कांपते हाथों को मनाल ने अपने हाथों में लिया। आज वो सब हवेली के खुले बरामदे में थे, चूंकि मौसम खुशगवार जो हो जा रहा था। हयाम चलो यहाँ से। मनाल को डर था कोई उसकी इस हालत को देख ना ले। नहीं, मुझे अंदर घुटन हो रही है। हयाम ने कहते ही अपने गिर्द लपेटी शॉल उतारकर एक तरफ फेंकने के अंदाज में रखी। रत्ती भर भी सुकून ना मिला तो अपने गिर्द हिजाब की सूरत लपेटा दुपट्टा भी उतारकर कांधे पर डाल लिया। ऐसा करने से जुड़े में मुकीम बाल किसी आबशार की सूरत उसके चेहरे पर गिर्द और कमर पर बह गए। हयाम मुझे बताओ क्या हुआ है? मनाल सवाल पर सवाल किए जा रही थी। तुमने उन्हें देखा था ना जब वो आए थे मुझे लेने? हयाम के लहजे में बेकरारी के साथ साथ कुछ खो जाने का खौफ था, अजियत थी। हाँ, मैंने देखा था। मुझे बताओ कैसे दिखते हैं? मुझे उनका एक एक नक्श याद करवा दो। मुझे याद नहीं आ रहा मनाल। किसी भी दूसरे फर्द की परवाह किए बगैर वो मध्यम आवाज में रोने लगी। कैसी बेबसी थी वो। मनाल उसके सामने बैठी उसे अपने आगे छुपाए हुए थी, यूं हयाम को कोई ना देख सकता था। हयाम। मनाल को उस पर तरस आने लगा, जिससे हयाम को सख्त नफरत थी। उसे खुद पर पड़ती तरस खाती नजरों से नफरत थी। मुझ पर तरस खा लो, लेकिन बता दो। वो इन्हें सोचना चाहती हूँ, लेकिन उनका चेहरा मेरी याददाश्त से मिट गया है। हयाम, तुम्हारे पास उनकी कोई तस्वीर? अम्मा बेगम को एकदम बेचैनी सी होने लगी। निदा बेगम से बात करते उन्होंने चेहरा फेरकर हयाम को तकना चाहा, लेकिन वो मनाल के पीछे छुपी बैठी थी। लेकिन उसके हाथों में कैद हयाम के कांपते हाथ उन्हें किसी होनी का इशारा दे रहे थे। हयाम। अम्मा बेगम ने उसे पुकारा, लेकिन वो दोनों सुन ही का रही थी। हयाम, मनाल। अम्मा बेगम ने एक मरतबा फिर पुकारा। अब सबकी तवज्जो उन दोनों की जानिब थी, जो कि ना बोलने की कसम खाए बैठी थी। एक लम्हे का खेल था। हयाम जल्दी से वहां से उठी, बाहर बरामदे से ऊपरी सीढ़ियों की जानिब भागी।
बरामदे का पर्दा उठाती वो अपना दुपट्टा वहीं गिरा गई। मनाल उसके पीछे भागी थी। वो सब तो बुत बने इन्हें देख रहे थे। हयाम रुको, हयाम। नाल की आवाज पूरी हवेली में गूंज रही थी। किरण भी उन दोनों के पीछे भागी। इसके अलावा किसी के कदमों में जान ही ना थी कि उनके पीछे जाते। हयाम ने कमरे में आते ही पूरा कमरा तहस नहस कर दिया। अलमारी खोलते ही वो अपने कपड़ों को निकाल कर फर्श की जीनत बनाने लगी। मनाल बस उसे रोकने की तगदों में मसरूफ थी। वो अपना सारा सामान बेतरतीब कर चुकी थी, लेकिन उसे याद ना पड़ता था कि उसके पास आरस की कोई तस्वीर थी या नहीं। नहीं, उसके पास नहीं थी। हाँ, उसके पास चंद एक तस्वीरें थी, लेकिन वो तो उसके मोबाइल में हुआ करती थी। उसका मोबाइल वो कहाँ था? मेरा मोबाइल। वो एकदम फिर से उसकी तलाश में सारे फर्नीचर की ड्रॉस खंगालने लगी। मनाल ने उसे दोनों बाजुओं से पकड़कर झंझोड़ा। तुम्हारा मोबाइल अम्मा के पास है। वो जो खुद को मनाल की गिरफ्त से आजाद करवाने की कोशिश कर रही थी थम गई। वो कैसे भूल गई थी ये बात? क्या वो बातें भूलने लगी थी? मनाल ने दरवाजे पर जमकर खड़ी किरण को देखा, जो उसे इशारा समझती वापस नीचे को दौड़ती हुई आई। वहां अम्मा बेगम तख्त के सिरे का सहारा लिए खड़ी थी। किरण उनके करीब जाती उनके आगे झुकती कान में सरगोशी करने लगी। वो किरण के हमरा अपने कमरे की जानिब चल दी। कुछ ही देर में किरण हयाम का मोबाइल थामे एक मरतबा फिर वहां मौजूद थी। हयाम ने फौरन से बेशतर अपना मोबाइल उसके हाथ से झपटा। गैलरी खोलते ही सामने तस्वीरों का अंबार लगा था। वो स्क्रीन स्क्रॉल करते एक मखसूस शख्स की तस्वीर ढूंढने लगी। बिलाखिर उसे अपनी मतलूबा तस्वीर मिल गई। वो तस्वीर जिसमें वो हंसता मुस्कुराता खड़ा था, उसके साथ बादल और मशल दोनों खड़े थे। वो तस्वीर हयाम ने ही क्लिक की थी। वो कम मुस्कुराता था। हयाम को याद ना आया कि वो क्यों मुस्कुरा रहा था, शायद बादल के किसी बात पर, लेकिन हयाम फिलहाल ये सोचना ना चाहती थी। वो उसके चेहरे के नकुश हिफ्ज कर लेना चाहती थी। अरस की चमती आंखें, किसी भी त्योरी से पाक पेशानी, इसके माथे पर बिखरे बाल। हयाम को लगा उसका दिल बंद हो जाएगा। उसके बहते आंसू थम गए। नाला उसके हाथ से मोबाइल वापस थाम लिया। हयाम को महसूस हुआ वो फिर से अरस का चेहरा भूल चुकी है। बेबसी ही बेबसी थी, अजियत थी कि खत्म ही ना होती थी। वो फिर से फूट फूट कर रो दी। वो कमरे के ऐन वस्त में ढह गई। मनाल भी उसके सामने बैठ गई। हयाम, वो मुझे भूल गया फिर से। मनाल भी रो दी थी। वो कहती थी ना तुम्हें कि तुम उनसे इश्क करती हो। तुम्हें उनके जिस्म से कोई सरोकार ही नहीं, तुम्हें उनकी रूह से मतलब है। उनका चेहरा तक तुम भूल गई हो हयाम। अब सोचो, क्या गलत कहती हूँ क्या मैं? हयाम ने अपना चेहरा झुका चेहरा उठाकर उसे देखा। आज उसने ये बात मान ली थी। उसे मजीद इनकार ना हुआ था। वो आरस हसन से इश्क करने लगी थी। मनाल ने उससे कुछ देर के लिए सुला दिया था, मगर इससे कुछ देर पहले उसे उठाया गया। बेवक्त की नींद से उसका सर बोझल होने लगा। इफ्तार के लिए आज वह नीचे सबके साथ नहीं बैठी थी। वो कुछ देर तन्हा रहना चाहती थी। उसके लिए इफ्तार सादिया ऊपर ही ले आई, जिसे हयाम ने वापस नहीं जाने दिया, अपने पास ही रोक लिया था। सादिया ने हयाम से कोई सवाल ना किया। हयाम की ज़हनी हालत ठीक ना थी। मजीद किसी चीज की परेशानी उसे ना देना ही बेहतर था। इफ्तार से फारिग होकर वह भी कमरे की चार दीवारी में ही कैद रही। सादिया भी खामोशी के साथ उसको एक जगह बैठे देखती रही। उसकी सईदा बीबी बेचैन थी। वो कैसे सुकून में हो सकती थी? सईदा बीबी? बहुत हिम्मत करके उसने हयाम को मुखातिब किया, जो ग्लास डोर से बाहर मंजर पर टिमटिमाते सितारों को देख रही थी। आज चांद बादलों की ओट में छुपा हुआ था, जबकि सितारों की चमक रोज की तरह पुररोशन न थी। मंजर धुंधलाया हुआ था, यूं जैसे कि तूफान आगे आने का खदशा हुआ तो पहले भी जोरों शोरों से दर दीवार हिला रही थी। आप परेशान ना हो, मैं दुआ करूंगी आपके लिए। तुम दुआ करना मेरे लिए। मालूम नहीं मेरी दुआ कबूल होगी कि नहीं। आज इतने अरसे बाद उसके लहजे में बेयकीनी थी, जो इस हवेली में आते वक्त हुआ करती थी। अब तो आप अल्लाह पाक के करीब हो गई हैं, फिर ये बेएतबारी। अल्लाह पाक को नाराज कर रही हैं आप। मैं क्या करूं सादिया, मैं थक गई हूं। मैं कोई शिकवा कोई शिकायत नहीं करना चाहती, लेकिन मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। अल्लाह पाक कहते हैं ना कि वो किसी इंसान को उसकी हिम्मत से ज्यादा नहीं आजमाते, लेकिन वो मुझे आजमा रहे हैं। मैंने उनसे अपनी ख्वाहिश की तकमील कहाँ चाही थी। मैंने उनसे सिर्फ उनके प्यारों में जगह मांगी थी, लेकिन वो मुझे दुनिया वाले में धकेल रहे हैं। वो दुनिया जहाँ मुझे रिसवाई के सिवा कुछ ना मिला। याम के लहजे में थकन के आसार थे। खुदा से बदगुमान नहीं हुआ करते। ये सोचें क्या हो सकता है कि वो आपके लिए कोई ऐसा रास्ता बना रहे हो जो कि आपकी तमाम रुसवाइयों से महफूज कर दे। याम उसकी बात पर हंसी। वो मुझे जिस रास्ते की जानिब मोड़ रहे हैं सादिया, मेरी तमाम अजियती की वजह वही डर है। तुम दुआ करो कि मुझे सुकून मिल जाए। मुझे दुनिया नहीं चाहिए, मुझे आखिरत चाहिए, सुकून चाहिए।
करोगी ना तुम दुआ? हयाम ने उस तमाम गुफ्तगू में पहली मर्तबा उसे मुड़कर देखा। सादिया ने इस बात में सर हिलाया। तुम जाओ, मुझे कुछ देर अकेला रहना है। वो चली गई। एक मरतबा फिर हयाम बाहर आसमान को तकने लगी। चलती हवा की शिद्दत में इजाफा हो गया था। ऐ मेरे दिले वैरा, अब जो कोई कह डाले मुझे तुमसे मोहब्बत है तो तुम मुस्कुरा देना, बल्कि यूं करना कि खिलखिला कर हंस पड़ना। छोटी छोटी बातों पर टूट कर बिखर जाना, टूट जाना बेहतर है, बिखर जाना कयामत है, लेकिन एक नेमत है आंसुओं का बह जाना। ईशा की नमाज अदा करके अभी उसने दुआ मांगने के लिए हाथ उठाए ही थे कि उसके कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया। वो दुआ में मशगूल रही। दस्तक देने वाला खुद ही अंदर आ गया। वो सुकून से दुआ मांगती, चेहरे पर हाथ फेर कर उठी और अपने करीब खड़ी प्रीशे को तका। आज पहली मर्तबा वो खुद चलकर हयाम तक आई थी। जायनमाज तह करते वो मुसलसल कुछ पढ़ रही थी। खुद पर फूंकती वो सीधी हुई, नजरें प्रीशे के वहां मिले हाथों पर थी, वही हाथ जिनमें कभी आरस के नाम की अंगूठी हुआ करती थी। ठीक से देख लो, अब वो अंगूठी नहीं पहनी मैं। प्रीशे ने उसे दिखाने को अपने दोनों हाथ हयाम के सामने फैलाए। वो हयाम की निगाहों का इर्तिकास में सुस्त कर गई थी। मैंने ऐसा कब पूछा तुमसे? मुबारक हो तुम्हें शादी की। हयाम मुस्कुराकर कहती रुख मोड़ गई। तुम आई नहीं, बादल तुम्हारी रात तकते रहे उस रोज। प्रीशा खुद ही काउच पर बैठ गई। उससे आए दिन से ही हयाम का अंदाज लिया दिया सा महसूस हुआ था। मैं भाई को पहले ही बता चुकी थी कि मैं नहीं आऊंगी। तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? प्रीशा ने झिझकते हुए इजाजत चाही। हाँ पूछो ना। हयाम उसके नजदीक ही बैठ गई। कब तक यूं ही खफा रहोगी मुझसे? मैं खफा नहीं हूं, और तुम्हें ऐसा क्यों लगा? हयाम हंस दी। एक मरतबा फिर खुद से ही बोलने लगी। प्रीशा, मेरी पोजीशन ऐसी नहीं है कि मैं मुंह फेर लूं। हाल बता, खफा होने का और झगड़ा करने का हक तो तुम्हारा है। तुमने सवाल ही नहीं किया अब तक। मैं तो कब से खुद को हर जवाब के लिए तैयार किए बैठी हूँ। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे कोई जवाब चाहती हूँ? प्रीशा उसके चेहरे के तमाम उतार चढ़ाव को गौर से देख रही थी। दुख तो हुआ होगा ना, या शायद अब भी हो। हयाम का इशारा उसके अरस के साथ मंगनी टूट जाने की जानिब था। नहीं हयाम, मुझे कोई दुख नहीं। मैंने अरस भाई से शादी की रजामंदी सिर्फ बड़ों की ख्वाहिश पर दी थी। ना मैंने उनके नाम से जुड़े ख्वाब सजाए थे, ना कभी ख्वाहिश की। मैंने अपने अंदर की रोमानवी लड़की को एक प्रैक्टिकल लड़की की कैद में महज कैदी रखा था, जिसको आजादी का कोई परवाना नहीं चाहिए था। मैं नहीं मानती। प्रीशा के कही हर बात वो झुठला देना चाहती थी। एक औरत के बहुत रूप होते हैं हयाम, इसलिए नहीं कि वो मुनाफिक होती है, बल्कि इसलिए कि वो अपने तमाम रिश्तों को उनके मुकाम पर रखना जानती है। अगर ऐसे औरत जात मुनाफिक कहलाती है तो मुझे ये मुनाफिकत बहुत अजीज है। तो मेरा यकीन करो या ना करो, यही सच है। मैं बादल के साथ बहुत खुश हूँ। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। तो उन्होंने दिल ही दिल में आमीन पुकारा था। तुम अब भी मुझसे नाराज हो? क्या हम फिर से पहले की तरह नहीं हो सकते? प्रीशा ने एक मरतबा फिर अपना हाथ दोस्ती के लिए हयाम की जानिब बढ़ाना चाहा। जो कुछ मैं तुम्हारे साथ कर चुकी हूँ, उसके बाद भी तुम मुझसे कोई ताल्लुक रखना चाहती हो? हैरत हो रही है मुझे। तुमने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। दोस्ती? प्रीशा ने उसके सामने बाकायदा अपना हाथ बढ़ाया, जिसको हयाम ने मुस्कुराते हुए थाम लिया था। जो भी था वो बादल की जिंदगी का एक अहम हिस्सा थी। अब हयाम उसे कैसे नजरअंदाज कर सकती थी? हाँ, ये तो तय था कि अब उनका रिश्ता पहले सा नहीं हो सकता था, कभी भी नहीं। सबसे सुलह का हाथ मिला लिया था तुमने, और मुझे किनारे से लगाकर कितनी खुश हो तुम हयाम। ना जाने मशल कब से खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। जब रहा ना गया तो बोल पड़ी। क्या मुझसे बढ़कर कोई तुम्हारे लिए हो सकता है? प्रीशा या फिर इस हवेली के लोग? मैं तो तुम्हारी बहन थी यार। माना कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं अपनी जगह मजबूर थी। ये नहीं देखा तुमने? मुझे बिठाकर समझा भी सकती थी तुम, लेकिन नहीं। शायद तुम्हारे दरमियान और हमारे दरमियान इतनी मोहब्बत थी ही नहीं जितनी मैं तसव्वुर करती। वो रो रही थी। हयाम के आंसू भी बगावत करने पर तुले थे। जब भी तो बह रहे थे। बोलती क्यों नहीं हो तुम? शायद मैंने ही कोई जवाब तक सोचती रही। हम फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। माफी मांग लेने से जगह हम बढ़ नहीं जाया करते। और तुमने यहाँ नए रिश्ते, नई सहेलियां बना ली हैं, तो मेरी जगह कहाँ बाकी रहती होगी? मैं तुमसे खफा नहीं हूँ मशल। तुम्हारा कसूर होता तो मैं नाराज हो भी जाती, लेकिन गलती सरासर मेरी थी। तुमने उस रात मुझे जो कुछ भी कहा, उसका एक एक लफ्ज बिल्कुल सच था। बस
मेरी अना पसंद ज़ात अपना कसूर मानने से इनकारी थी, लेकिन अब मैंने अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होना सीख लिया है। मैं अब जहाँ कसूरवार होती हूँ मान लेती हूँ। हयाम आगे बढ़कर मिशेल को गले लग गई और उसने भी बदले में हयाम को कुछ ना कहा, बस उसको मजबूती से खुद में भींच लिया। वो दोनों कैसे इतनी दूर हो गई थी। प्रीशा भी नम आंखों के गोशे साफ करती उनके गिर्द अपनी बाहें हायल करती गले लग गई। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।